सर्दियों का मौसम था। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से भागती हुई एक कार जंगल के पास आके रुकी। गाड़ी रुकते ही उसमें से दो आदमी निकले और बोरे में कुछ फेंक कर वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह टीवी पर किसी लड़की की लाश मिलने की खबर थी। इधर ऑफिस का टाइम हो रहा था, इसलिए विजय नहा धोकर अपने काम पे निकल गए। विजय एक क्रिमिनल लॉयर थे। एज एन लॉयर अपनी 18 साल के करियर में उन्होंने अब तक एक भी केस नहीं हारा था और इसका उन्हें बड़ा गुरूर था। कहते हैं ना, वक्त हमेशा हर किसी का साथ नहीं देता। अब विजय के लाइफ में भी बुरे वक्त का एक दौर शुरू होने जा रहा था। 16/4/2017 वक्त लगभग दिन के 3 बज रहे थे। विजय अपने ऑफिस में बैठकर एक केस को स्टडी कर रहे थे कि तभी उनका फोन बजने लगा। रिसीव करते ही दूसरी ओर से आवाज आई, तेरा हिसाब मैं करूंगी वकील। आवाज एक लड़की की थी। इससे पहले कि विजय उससे कुछ बोल पाते, फोन कट चुका था। इस तरह की धमकियां फोन पे उन्हें पहले भी बहुत आ चुके थे, पर विजय उनकी परवाह कभी नहीं करते थे, क्योंकि शहर के बड़े से बड़े नेताओं से लेकर गुंडों तक उनकी अच्छी पहचान थी। इसलिए विजय इस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए अपने काम पे लग गए। सुबह सुबह रोज की तरह विजय टीवी पर न्यूज देखने बैठे थे। आज सुबह ही पुलिस को पास के जंगल में बोरी में बंधे 2 लोगों की लाश मिली है, पर इन लाशों का शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। हालत को देखते हुए पुलिस का कहना है ये एक हत्या हो सकता है। तभी विजय को दोबारा उसी नंबर से फोन आया और फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, तेरा नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है लॉयर। इतना सुनते ही विजय बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? इतना कहते ही उस तरफ से आवाज आई, तेरी जान चाहिए। और इतने में फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विजय गुस्से से उस नंबर को दोबारा कॉल लगाते हैं तो वो नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। विजय ऑफिस तो निकल गए, पर मन अभी भी फोन कॉल पे रुका हुआ था। ऑफिस जाते वक्त विजय पुलिस स्टेशन होते हुए निकले। वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर चौधरी विजय के बहुत अच्छे दोस्त थे। विजय इस बारे में उनसे बात करते हैं। इंस्पेक्टर चौधरी उन्हें भरोसा देते हैं कि वो इसकी तहकीकात करेंगे, और उनसे ये सुन के विजय को थोड़ा सा सुकून मिला और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग विजय के ऑफिस में आए। क्या आप मेरे लिए एक केस लड़ेंगे वकील साहब? कैसा केस? मेरा बेटा, आखिर लड़का है, शरारत तो करेगा ही, और आप तो जानते हैं आजकल की लड़कियां कुछ कम है क्या। बहकावे में आके मेरे लड़के ने छोटी सी गलती कर दी है। आप पैसों की चिंता मत करिए, आप जितना कहेंगे मैं उतना देने को तैयार हूँ, पर मेरे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब होता रहता है। आप अपने लड़के का फोटो और डिटेल्स दे जाइए, मैं देख लूँगा। और हाँ, जो आपने अभी कहा था वो भूलिएगा नहीं। ओह नहीं। ये कह के उस आदमी ने अपनी जेब से चेक, लड़के की फोटो और कुछ कागज निकालकर उनके टेबल पर रख दिया और वहां से चला गया। ज्यादा से ज्यादा वो आदमी ऑफिस के गेट तक ही पहुंचा होगा। उतने ही देर में विजय उसके दिए हुए चेक पे एक नजर घुमा लेते हैं, पर उन्होंने जो देखा उस पर वो यकीन कैसे करें कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस पर लिखा था, ये तेरे ही डेथ का साइनिंग अमाउंट है। ये देखकर विजय तुरंत उठकर उस आदमी को ढूंढते हुए गए, पर वो आदमी वहां से कुछ ही सेकंड में जैसे गायब ही हो गया था। वो कहीं भी नहीं था। विजय ने एक बार उन फोटोग्राफ्स पर नजर डाला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स रघु की थी। रघु एक लोकल गुंडा था जिसकी मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। पहले फोन पे धमकी, फिर मरे हुए रघु की केस लिए किसी का आना। विजय काफी परेशान थे इस बात को लेके। उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर चौधरी को फोन करके उस नंबर के बारे में पूछा तो इंस्पेक्टर चौधरी का जवाब कुछ इस तरह से था, हाँ, उस नंबर का डिटेल्स फिलहाल मेरे हाथ में ही है, पर विजय जी
ये नंबर तो पिछले 1.5 साल से बंद है। अगर नंबर बंद है तो आपको कॉल कैसे आ सकता है? चौधरी जी, वैसे आप बता सकते हो कि वो नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड था? हाँ, किसी गीता के नाम पर है। नाम सुना हुआ सा लग रहा था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। विजय इस पर कुछ रिएक्ट करे इससे पहले इंस्पेक्टर चौधरी बोले, विजय जी, एक बात बताऊं आपको, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। इतना स्ट्रेस आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। विजय के मन में बहुत से सवाल थे, जैसे कि गीता कौन है और एक लड़की का उनसे क्या दुश्मनी हो सकता है। इन सवालों के जवाब खुद विजय के पास भी नहीं थे। उन्हें लगा शायद इंस्पेक्टर चौधरी ठीक कह रहे हैं, अब शायद उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। दिन ढल चुका था। सर्दियों में शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा फैल जाता था। विजय अपनी ऑफिस बंद करके अपने सहयोगी आशीष के साथ घर के लिए निकले। विजय ड्राइव कर रहे थे। धुंध के कारण कार की स्पीड भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कार के विंडो पे किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। पहली बार में विजय उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही आवाज उन्हें बार बार सुनाई दी तब उनका ध्यान उस तरफ गया। चलती कार के बाहर से कोई नॉक करे तो वो सोचने वाली बात थी, क्योंकि जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही थी वो इतनी कम भी नहीं था। धुंध के कारण मिरर में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए विजय विंडो का शीशा खोलकर बाहर झांकते हैं, पर उन्हें वहां आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस दौरान रास्ते से उनका ध्यान हटा और उनकी कार का व्हील एक खड्डे में गिरने के साथ ही एक झटके में कार का इंजन बंद पड़ गया। विजय कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं। उन्हें परेशान देखकर आशीष बोल पड़ा, मेरे पहचान में एक मैकेनिक है, मैं उससे बुला लेता हूँ। ये कहकर आशीष किसी को फोन करते हुए गाड़ी से उतर जाते हैं। कुछ देर बीत गया, पर ना ही आशीष वापस आए और ना ही उनकी आवाज विजय को सुनाई दे रही थी। विजय कार से उतरकर इधर उधर देखते हैं। उन्हें आसपास कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा था। विजय आशीष आशीष चिल्लाते हैं, पर जवाब कोई और देता है, मैं यहाँ हूँ वकील साहब, इस तरफ आइए। आवाज जंगल में से आ रही थी। जंगल में कोहरा इतना घना था कि बड़ी मुश्किल से 3 से 4 मीटर आगे तक ही विजय देख पा रहे थे। ऐसे में विजय उस आवाज का पीछा करते हुए उस ओर चले गए। रास्ते से कुछ दूर जाने के बाद विजय के पैरों में कुछ लगा, और जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने एक बोरी में कुछ पड़ा हुआ पाया। पता नहीं इसमें कौन सी आफत है, ये सोचकर विजय आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस बोरी में से आवाज आई, विजय जी, मुझे बचाइए विजय जी। आवाज आशीष की थी। विजय सोचने में वक्त बर्बाद ना करते हुए तुरंत उस बोरी को खोल देते हैं, और बोरी खोलते ही उन्हें जो दिखा वो उनकी सोच से बाहर था। उन्होंने देखा उसमें आशीष नहीं बल्कि खोपड़ी और हड्डियां थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, और कैसे भी करते, अभी तो आशीष की चिल्लाने की आवाज इसमें से आ रही थी। विजय हैरान तो थे, साथ में डरे हुए भी थे कि तभी उन्हें फिर से एक आवाज दूर से सुनाई देने लगी, वो आपको भी मार डालेगा वकील साहब। कहते हुए कोई उनके ओर भागता हुआ आ रहा था। किसी को यूं अचानक भागकर अपनी ओर आता देख वो और भी डर गए। विजय एक सेकंड के लिए भी बिना रुके वहां से भागने लगे, और वो भाग ही रहे थे कि तभी किसी ने उनके कानों में कहा, कहाँ भागेगा वकील? ये सुन के विजय को झटका सा लगा। उनके पैर अपने आप ही रुक गए, मानो जैसे किसी ने उनके पैरों को पकड़ लिया हो। इससे विजय मुंह के बल गिर पड़े, जिससे उनके मुंह और घुटने में बहुत ज्यादा चोटें आई थी। विजय ने खुद को संभालते हुए उठकर एक पेड़ से सटकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। वहां उनके आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पायल की झमझमाती आवाज विजय के कानों में गूंज उठी। वो आवाज जितने पास आती जा रही थी, विजय की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही थी।
इससे पहले कि विजय कुछ सोचे, वही आवाज उन्हें फिर से सुनाई देने लगी। वकील साहब भाग जाइए यहाँ से, वकील साहब वो आपको भी मार डालेगी। ये सुनते ही विजय चौंक से गए और इधर उधर देखने लगे। अजीब बात थी, विजय को आवाज तो सुनाई दे रही थी पर आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से किसी ने विजय के कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही विजय बहुत जोर से चीख पड़े। मैं हूँ वकील साहब। विजय ने देखा तो उनके सामने जग्गा खड़ा था। उसे देखकर विजय को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि विजय जग्गा को जानते थे। वो उन्हीं का एक क्लाइंट था। जग्गा विजय को उठाकर उन्हें उस ओर ले जा रहा था जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। और इस बीच विजय ने जग्गा से पूछा, कौन मुझे मारना चाहता है? और इस पर जग्गा का जवाब भी हैरान करने वाला था। डरते हुए आवाज में उसने कहा, गीता, गीता वकील साहब। ये नाम सुन के विजय जैसे चौंक से गए, साथ ही हैरान भी हुए, क्योंकि ये नाम विजय ने पहले भी सुनी हुई थी। पर एक बात उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, गीता का उनसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने जग्गा से पूछा, पर वो मुझे मारना क्यों चाहती है? जग्गा एक बार वकील की ओर मुड़ा और कहा, हमारी वजह से। इतना कहते ही जग्गा एक पल के लिए रुका और फिर चिल्लाते हुए कहा, वो यही है, जल्दी भागिए वकील साहब। ये कहते हुए जग्गा विजय को छोड़कर आगे भागने लगा और तभी किसी ने जग्गा को हवा में उठा लिया और जोर जोर से पटकने लगा। ये सब विजय के सामने हो रहा था। विजय बेजान से खड़े होकर सब देख रहे थे। ना ही वो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। कुछ ही देर में जग्गा खून से लथपथ विजय के सामने पड़ा था और धीमी आवाज में कुछ कह रहा था। विजय ने ध्यान से सुना, भाग जाइए। धीमी आवाज में उन्हें भाग जाने को कह रहा था। विजय अपने आप को संभालते हुए वहां से भागने लगे और थोड़ी ही दूर जाने पे उन्हें उनकी कार खड़ी दिखी और साथ ही आशीष भी वहीं खड़े दिखे। विजय आशीष को देख उन्हें पुकारते हुए वहीं रोड के पास आके लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। ये देखकर आशीष दौड़ते हुए उनके पास गए और उन्हें उठाकर गाड़ी में ले आए। तब तक विजय बेहोश हो चुके थे। गिरने की वजह से उन्हें काफी चोटें आई थी। जब विजय की आंख खुली तब वो अस्पताल में थे। विजय अस्पताल के बेड में पड़े पड़े इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कमरे की लाइट्स अपने आप ही जलने बुझने लगी। विजय कुछ सोच पाते इससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुला। उस वक्त दरवाजे पर कोई नहीं था, पर जितनी देर में विजय अपनी पलकें झपकाते उतनी देर में उस दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। कपड़े फटे हुए थे और बाल सामने की ओर बिखरे पड़े थे। विजय को अब ये तो पता चल चुका था कि उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन रघु और जग्गा के साथ है। दरअसल रघु और जग्गा दोनों ही क्रिमिनल थे और दोनों ही वहां के लोकल एमएलए रघुवीर के लिए काम करते थे। दोनों के नाम पर कई केसेस विजय लड़ते थे और विजय की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इसका फायदा उठाते हुए विजय सबूतों को बड़ी आसानी से मिटा देते थे और सबूत न मिलने के वजह से दोनों अपराधियों को बेगुनाह साबित कर छोड़ दिया जाता था। विजय को उनके काम के लिए पैसे तो मिलते थे, पर पैसों के लिए की हुई एक गलती की सजा कोई बेगुनाह ही भुगतता था। गीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो दोनों दरिंदों ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए गीता को अपना शिकार बनाया था और दोनों ने बड़ी पैरे में से गीता का खून कर दिया था, जिस अपराध में कहीं ना कहीं विजय का भी हाथ था। गीता वो दरवाजे के पास खड़ी विजय को घूरे जा रही थी और अचानक, अब तेरी बारी है कहते हुए वो विजय की तरफ दौड़ती हुई आई। डर के मारे विजय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक जोर के चीख के साथ बिस्तर से उठ जाते हैं। ये बस एक सपना था और इसी सपने ने विजय के इरादे को बदल दिया था। गीता और रघु की केस का फैसला होना था। रघु और जग्गा बिल्कुल बेखौफ थे, क्योंकि उन्हें पता था विजय कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। लेकिन इस बार उन दोनों के साथ कुछ और ही हुआ। विजय जानबूझकर वो केस हार गए। रघु और जग्गा उस केस में दोषी पाए गए और उन्हें